अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। आपका चैप्टर जो है ये बॉटनी पेपर सी में से जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है उसमें से है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पे इस चैप्टर को स्टार्ट किया। इंशाल्लाह ये चैप्टर फिर हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर जो और टॉपिक्स हैं उनको देख लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और डीएम करके आप पूछ सकते हैं जो भी, अगर आपको किसी भी तरह के लेक्चर्स या टॉपिक्स की जरूरत है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आज जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आपका फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स में से आप देख लें, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में फर्स्ट चैप्टर नहीं 6 चैप्टर, 5 to 6 चैप्टर बनता है ये। तो इसमें अब आपने यानी आज हमारा जो है उसमें को थोड़ी इंट्रोडक्शन होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसे होती क्या चीज़ है। मैं ना आपको समझाती हूँ 2-3 चीज़ें यहाँ पे, सिंपल सिंपल सी, पहले आप उसको समझ लो। जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स कि हमने काम करना है जीन्स के साथ, और जीन्स के साथ कैसे काम किया जाता है, इसमें इस चीज़ को आपने जहन में बिठा लेना है कि हमने कोई भी एक यूजफुल जीन लेना होता है, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत हो, जिससे हमने कोई प्रोडक्ट बनाना हो। ठीक है, क्योंकि जीन की ट्रांसलेशन से ही प्रोटीन बनता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन्स को हमने यूज़ करना है, जैसे हमने कोई भी चीज़ बनानी हो, जीन के यूज़ से हमने प्रोटीन्स, क्योंकि आपको पता है बनते हैं जब जीन ट्रांसलेट होता है। तो हमने क्या करना होता है, अपनी पसंद का जीन या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमें चाहिए उसका जीन लेना होता है, उसको निकाल के जिस ऑर्गेनिज्म में से हो। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग में दी जाती है इंसुलिन की। इंसुलिन एक जेनेटिक इंजीनियर प्रोडक्ट है। कैसे है, आप जो ह्यूमन बॉडी है ना उसमें से जीन लिया जाता है जो इंसुलिन बनाती है। ठीक है, उस जीन को पुट कर दिया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, फिर बैक्टीरिया भी उसी तरह काम करता है और उस जीन की ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, फिर जब वो जीन बनता है उस जीन की फिर ट्रांसलेशन होती है, मतलब वो प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन क्या है, वो इंसुलिन है। ठीक है, तो फिर उस इंसुलिन को वहां से निकाल लिया जाता है बाहर। तो ये जो सारा काम था ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ही कहलाता है कि आपने एक जीन लिया, उसको यूजफुल को किसी भी डीएनए में या उसमें डाल दिया, हो उसमें उसकी क्लोनिंग की हो या उसकी रेप्लिकेशन की हो, उससे फिर आप अपने डिजायर प्रोडक्ट को हासिल कर सकें। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये क्या चीज है। द यूज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं कंटेनिंग द न्यू जीन्स, जिसमें कोई नया जीन हो। जैसे हमें मिसाल के तौर पे कहा कि हमने इंसुलिन का जीन लेना था, उसकी डीएनए में डाला और उसकी कॉपीज बनवाई। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यू जीन्स टर्म्ड एज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसीलिए तो हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स का ही कॉम्बिनेशन किया जाता है या बनाए जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं जीन्स के। ऑल द टेक्निक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, यानी उसमें कंस्ट्रक्शन का काम होगा, एंड द यूज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जाता है। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में क्या है, इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम इसमें जो डीएनए है ना उसको रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम कहते हैं किसको है, ए डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग ए फॉरेन जीन, यानी ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोई फॉरेन जीन है। क्योंकि मैंने आपको बताया हमने इंसुलिन का जीन जो है वो सेपरेट किया था, अलग करके हमने डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया के कहाँ पे जाएगा, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर उसको इंसर्ट कर देना है। अब वो जो बैक्टीरिया का डीएनए था जिसके अंदर वो फॉरेन जीन भी था, उसको हम कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और ये जो पूरी हमने टेक्निक इस्तेमाल की या टेक्नोलॉजी यूज की उसको हम कहते हैं दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इंसर्शन ऑफ द फ्रैगमेंट ऑफ अ डीएनए कैरिंग अ जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर, और जिसमें कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया या फेज वायरस हो सकता है, यानी उस क्लोनिंग वेक्टर में जिसने क्लोन करना है, जिसने कॉपीज बनानी है। एंड subsequent proportions of the recombinant DNA in host organism is called the genetic cloning या जीन क्लोनिंग। इसी को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, क्योंकि जीन को हम लेते हैं डीएनए या होस्ट वेक्टर में हम डाल देते हैं। वेक्टर वो चीज जिसने उसको अपने पास रखना है, जैसे बैक्टीरिया को ले लिया या फिर फेज वायरस को ले लिया, उसने कॉपीज रेडी करनी है प्रोटीन की, फिर हम वेक्टर से डाल देते हैं उसको होस्ट के अंदर, जिस होस्ट के अंदर जाके उसने काम करना है या फिर अपनी उसको रिसीव करके तो उसकी क्लोनिंग की जाएगी। इसको हम कहते हैं दिस इज जीन क्लोनिंग, यानी क्लोनिंग का मतलब भी यही है, प्रिपरेशन ऑफ द कॉपीज बनाना। इस मिड 1970s the field of the molecular genetics has undergone the explosive growth, क्योंकि 1970s में ये सारी एक्सप्लोसिव ग्रोथ जो है उसमें हुई है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर साइंस में। ठीक है, न्यू टेक्निक्स ड्राइव की गई हैं। न्यू टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, डीएनए मैनिपुलेशन के लिए सेंटर्ड ऑन द आइसोलेशन, यानी उसको सेपरेट करना डीएनए को, एम्पलीफिकेशन उसके नंबर्स में इंक्रीज करना, सीक्वेंसिंग उसके सीक्वेंस को रीड करना कि उसमें बेसिस जो है वो किस सीक्वेंस के साथ प्रेजेंट है।
एन एक्सप्रेशन हैज बीन डेवलप, और एक्सप्रेशन मतलब कि उस जीन या डीएनए से बनना किसी प्रोटीन का या प्रोडक्ट का, दैट एनेबल जेनेटिसिस्ट एंड द मॉलिक्यूलर बियोलॉजिस्ट, जिसने एनेबल कर दिया है जेनेटिस्ट और मॉलिक्यूलर बियोलॉजिस्ट को अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, वो जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन प्रोडक्शन को समझ सकें या अंडरस्टैंड कर सकें, एंड इट्स कंट्रोल, और उसको कंट्रोल कर सकें। दीज टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द इंसर्शन अ पार्टिकुलर पीस ऑफ द डीएनए, किस पे बेस है कि एक पार्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए उसको इंसर्ट करना है इन अ वेक्टर, ए प्लाज्मिड और अ फेज, यानी जो वेक्टर होता है वो या तो एक प्लाज्मिड होता है या फिर वो कोई फेज होता है या फिर बैक्टीरिया होता है, ठीक है, विच इज प्लेस्ड इनटू द होस्ट सेल, फिर उसको हम डाल देते हैं होस्ट सेल के अंदर, यूजली एस्क्रीशिया कोलाई, और वो भी खास तौर पे एक बैक्टीरियम ही ज्यादातर, या फिर यीस्ट सेल जो है वो होता है फंजाई या फिर बैक्टीरिया में से ही कोई होता है, क्योंकि उनकी ज्यादा जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें से प्रोडक्ट लेना आसान होता है, टाइम कम लगता है। So where the number and where the vector as well as the foreign gene replies, जब वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो फॉरेन जीन जो उसके अंदर था वो भी रेप्लिकेट करेगा, प्रोड्यूस जीन क्लोन, यहाँ पे उसकी क्लोन बन जाएंगी, कॉपीज बन जाएंगी जीन की, द फॉरेन जीन बिकम एम्पलीफाइड, उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन नंबर, एंड एक्सप्रेशन यानी ट्रांसक्राइब्ड और ट्रांसलेटेड व्हेन इन अ होस्ट सेल, वो फिर जब होस्ट सेल में जाएगा तो फिर वहां पे वो क्या करेगा, वो ट्रांसक्राइब्ड और ट्रांसलेटेड होगा, यानी उसको ट्रांसक्राइब करके डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए को ट्रांसलेट करके क्या बनेगा, प्रोटीन। तो ये छोटा सा काम किसका, यानी ये जो सारा प्रोसेस था ये था जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो इसमें है कि मेन मेन उसमें काम होते क्या है, यही बेसिक्स, तो आप इसको पहले अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर आपके लिए आगे समझना इजी हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान से उसको अंडरस्टैंड कर लें कि कैसे कौन सी चीज को कहाँ से अलग करते हैं, फिर उसको किसमें डालेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे वेक्टर में, फिर उसको होस्ट में, फिर वहां पे वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, तो लेकिन हम देखते हैं कि हम इस पूरे काम को करते कैसे, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक टेक्निक है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कैसे करते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेन्स टू डिफरेंट सोर्सेज से उसके पास जीन होते हैं या डीएनए के पार्ट्स होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम वन स्पेसिफिक स्पीशीज आर स्प्लाइसेस टुगेदर इनटू अ सिंगल मॉलिक्यूल इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में हम दो तरह से डीएनए या उसके फ्रेगमेंट्स को लेते हैं, उन दोनों फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं, फिर वो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी भी वेक्टर में डालते हैं जहां पे वो रेप्लिकेट करता है, उसकी कॉपीज बनती हैं, फिर उसको डाल देते हैं होस्ट सेल में जहां पे उसने अपना प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि डीएनए वगैरह में वो अपना प्रोडक्ट नहीं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉपीज बना के ज्यादा सी हमें जो है वो कॉपीज दे देता है, नंबर इंक्रीज करता है जो हमें जीन चाहिए होता है, फिर उसको हम जब होस्ट में डालते हैं तो फिर वहां पे अपना प्रोडक्ट बनाता है, यानी जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट या जो भी हमें चाहिए होता है वो चीज बना देता है। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजिकल टूल्स, इसमें कौन कौन सी बायोलॉजिकल टूल्स हम यूज करते हैं, नंबर वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द थ्री टूल्स, उसमें होती हैं बायोलॉजिकल टूल्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है जी द रिस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू कट द डीएनए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे हैं जो हम कट करने के लिए यूज करते हैं, जाहिर है डीएनए को पहले कट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें सप्लाईज कर सकेंगे या डिफरेंट स्लाइसेस को आपस में जोड़ सकेंगे, इसलिए पहले उसको कट करते हैं, फिर वेक्टर टू ट्रांसफर एजेंट सच एज द प्लाज्मिड टू ऑल द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू एंटर द सेल, यानी कि क्या होता है कि जो भी हमने कट किया था डीएनए उस पार्ट को वहां से निकाल के कट वाला पार्ट जो हमें चाहिए होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं वेक्टर में, और ये वेक्टर इजीली उसको ट्रांसफर करके ले जाएगा हमारे होस्ट के पास जहां पे उसकी कॉपीज बननी है, तो ये पहले उसके अंदर जाके तो वहां पे उसके एंटरिंग होगी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, वहां पे रेप्लिकेट करेगा जो प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियम या यीस्ट वगैरह हो सकता है, उसके अंदर कॉपीज बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद जो है वो होस्ट में जाएगा, एन अप्रोप्रिएट होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और फिर एक मुनासिब सा होस्ट जिसमें वो अपना काम कर सके और प्रोडक्ट बना सके। आज जो है वो हम देख लेते हैं थोड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिटेल, ठीक है, फिर बाद में इसके वेक्टर्स और होस्ट और जो सिंथेसिस की दो तीन पॉइंट्स है वो देख लेंगे, बिकॉज फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना था तो इस वजह से फिर मैंने आज उसको इंक्लूड नहीं किया। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, वन ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टेक्नोलॉजी टूल इज ए, आपको पता है कि हमने जो सारा ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ी है उसमें पहली चीज क्या, ग्रुप ऑफ द बैक्टीरियल एंजाइम्स, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स जो कट करने के लिए यूज होंगे डीएनए को,
इनको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस भी कहते हैं, विच इज द रियल नेम, ठीक है। एंड विच वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1960s, 1960s में सबसे पहले ये डिस्कवर हुए थे। एंड मोस्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, रिकॉग्नाइजिंग द शॉर्ट एंड स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ एक खास जगह से ही उसको डीएनए को कट कर सकते हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे हर जगह से कटिंग नहीं करते। And cutting at specific points and within these sequences. Hundreds of the different restriction enzymes, यानी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में restriction enzymes have been identified, isolated and many were available commercially, यानी उनको isolate भी कर लिया, identified भी कर लिया और commercially भी available है। restriction enzymes cut the DNA, DNA को वो कट करते हैं within और near the sequence, जहाँ पे भी हमें particular sequence recognition sequence जहाँ से हमने काटना है वहां से, उसके अंदर से या फिर उसके पास से। एंड these sequences are typically 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड, बेसिकली ये सीक्वेंस होते हैं 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड का, यानी इतना सा बस छोटा सा सीक्वेंस होता है। एंड ऑलवेज एसिमेट्रिकल, हमेशा वो एसिमेट्रिकल होता है, कोई उसकी सिमेट्री नहीं होती। asymmetry means that is one strand is identical to the other strand when read in opposite directions, मतलब कि एक स्ट्रैंड को जब आप दूसरा यानी दो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं ना, तो आप उसको कट करोगे ना तो दोनों से ट्रेंड ही जाहिर है आपने कट करना है, ये तो नहीं कि जस्ट एक को कट करेंगे, दोनों को कट करते हैं, लेकिन वो दोनों इस अंदाज में बने होते हैं, एसिमेट्री सी होती है उसमें, इनको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। जैसे हमने अगर एक वर्ड ऐसा है कि जैसे हमने उसको इधर साइड से भी पढ़ना है तो वो वही बने, और इधर वाली साइड से भी पढ़े तो वो, यानी लेफ्ट से पढ़े तो भी वो वैसे ही है, राइट से पढ़े तो भी वो वैसे ही है। जैसे अगर हमारे पास है डबल ए टी, ठीक है, ये एक मैंने आपको बता, यानी डबल ए टी डबल ए, ये एक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, उसका न्यूक्लियोटाइड के 5 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है डबल ए टी डबल ए। अब देखो मैं अब उसको लेफ्ट साइड से पढ़ूंगी ना, डबल ए टी डबल ए ही बन रहा है। अगर मैं उसको राइट साइड से भी रीड कर रही हूँ तो वो डबल ए टी डबल ए ही बन रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये पैलिंड्रोम्स है या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है, ये एक स्पेसिफिक होते हैं जहां से कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। तो मोस्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेक द स्ट्रेट कट्स, कुछ होते हैं जो बिल्कुल सीधा सीधा कट कर देते हैं थ्रू द, और कुछ ऐसे होते हैं जो टू स्ट्रैंड से कट करते हैं फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स अपार्ट, लीविंग व्हाट आर कॉल्ड द स्टिकी एंड्स। कुछ ऐसे होते हैं कि जो दोनों पार्ट से, दोनों स्ट्रैंड से कट करेंगे और ऐसे इस अंदाज में कट करते हैं कि उनके स्टिकी एंड्स होते हैं। स्टिकी एंड्स का मतलब है कि वो कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं दूसरे स्ट्रैंड के साथ। So the DNA strands at the sticky ends are complementary and therefore they can pair। वो इस तरह से कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं कि अगर हम उसके अंदर से पीस निकाल भी लेना डीएनए का, तो वो दोनों जो स्ट्रैंड्स दोनों तरफ से टूट गए थे ना, दरमियान से पीस हमने निकाला, तो वो जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे स्ट्रैंड था वो आपस में कॉम्प्लीमेंटरी होने की वजह से जुड़ जाता है, दोबारा पेयर हो जाता है विद वन अनदर, रीजॉइन थ्रू द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम वहां पे अपना एक्शन दिखाता है या एक्ट करता है और उन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ देता है। तो यानी इस तरह से है, छोटी छोटी चीजें साथ साथ आप इसको अंडरस्टैंड करें। अब थोड़ा सा इस तरह के ये एंजाइम्स हमें कहाँ से मिलते हैं या उनके नेम्स वगैरह किस तरह के हैं। टू वाइडली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, दीज आर एम्प्लॉयड टू द रिकॉम्बिनेंट रिकॉग्नाइज द डीएनए, जो डीएनए को पहचानते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर इको आर वन एंड हिंड ए ट्रिपल आई, यानी ये दोनों एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एग्जांपल जो बहुत ज्यादा कॉमन भी हैं और यूज भी होते हैं। दीज टू एंजाइम्स कट द डीएनए सो दैट, इस तरह से कट करते हैं कि स्टिकी एंड्स रिजल्ट, यानी स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, फिर उसी वजह से तो वो कॉम्प्लीमेंटरी आपस में डीएनए जुड़ते हैं और रीजॉइन कर जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेम फ्रॉम द बैक्टीरिया, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेम दिया जाता है बैक्टीरिया की तरफ से। कैसे? फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिकॉम्बाइनिंग द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर ले लेते हैं हम बैक्टीरिया का, जैसे यहाँ पे इको आ रही है ना, इसको आप देखो, ये जो इको है ना ये एस्क्रीशिया कोलाई का है, ई हमने ले लिया एस्क्रीशिया कोलाई का। तो फर्स्ट लेटर जो है वो उसका बैक्टीरिया का होता है, एंड विद द लेटर ऑफ द स्पेस स्पेसिफिक एपिथेट इको आर विद द अदर, इसको हम एस्क्रीशिया कोलाई से लेते हैं और स्पेसिफिक एपिथेट के साथ रिजॉइन कर देते हैं। इट वाज टुडेज लेक्चर। आई होप के लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मेन मेन चीजें हैं इसमें जिसको आप अंडरस्टैंड कर लें, और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।